दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। आज का प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट के सभी प्रश्न आपकी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हम लोग सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए राणा सांगा बाबर, बी इब्राहिम लोदी और बाबर, सी कुतुब खान और राणा सांगा, डी अकबर और राणा सांगा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी और बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। ये युद्ध बाबर की महत्वाकांक्षी योजनाओं की अभिव्यक्ति थी। दोस्तों, ये युद्ध दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से गदर आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए बर्मा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी जापान। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। गदर आंदोलन भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध किए गए आंदोलनों में से एक था। लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीप सिंह इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। दोस्तों, 1913 में पंजाबी भारतीयों के एक गुट ने भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने के लिए एक विद्रोह की योजना बनाई थी। इतिहास में इसे गदर आंदोलन के तौर पर जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी ओडिशा, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पंजाब। रेशम के धागों से तरह तरह की ज्यामितीय आकृतियों को बनाने की कढ़ाई दोस्तों फुलकारी कढ़ाई के नाम से जानी जाती है, जो ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर और पंजाब में मशहूर है। फुलकारी में 4 तरह की फुलकारी बाग, थिरमा, दर्शन और 52 फुलकारी खास मानी जाती है। तो फुलकारी कढ़ाई शैली पंजाब की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सुधारकों द्वारा आरंभ किए गए सीधे आक्रमण से प्रभावित होकर निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा के उन्मूलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले, बी गोपाल हरि देशमुख, सी राजा राम मोहन राय, डी बी एस मालवारी। सती प्रथा का विरोध किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया जाता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी सभापति स्पीकर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। दोस्तों, महाभियोग राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की एक प्रक्रिया है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61, 61, 124, 4, 5, 217 और 218 में मिलता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज पर कदाचार, अक्षमता और भ्रष्टाचार को लेकर संसद के किसी सदन में न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन साबित हो। नियमों के अनुसार महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, लोकसभा में इसे पेश करने के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। संविधान का उल्लंघन करने के लिए निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भूक्षरण में कौन से कारक योगदान देते हैं? ऑप्शन ए केवल वर्षा और निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियां, बी केवल निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियां और पशुओं का अतिचरण, सी केवल वर्षा और हवा, डी निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियां, पशुओं का अतिचारण, वर्षा और हवा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियां, पशुओं का अतिचारण, वर्षा और हवा। भूचरण में जो कारक योगदान देता है वो निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियां, पशुओं का अतिचारण, वर्षा और हवा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भूचरण या मृदा अपरदन का अर्थ होता है मृदा कणों का बाह्य कारकों जैसे वायु, जल या गुरुत्वीय खिंचाव द्वारा पृथक होकर अलग होकर बह जाना। ठीक है दोस्तों, भूचरण में निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियों में पशु का अतिचरण, वर्षा, हवा जैसे कारक योगदान देते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, बी ओडिशा, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा में भूमि का ढाल अत्यंत कम होने की वजह से यहाँ गंगा धीमी गति से बहती है और अपने साथ लाई गई मिट्टी को मुहाने पर जमा कर देती है, जिसमें डेल्टा का आकार बढ़ता जाता है और नदी की कई धाराएं और उपधाराएं बन जाती हैं। इस तरह बनी हुई गंगा की प्रमुख शाखा नदियाँ जालंगी नदी, इच्छामती नदी, भैरव नदी, विद्याधरी नदी, कालिंदी नदी, ठीक है, ये सब नदियों के वक्र गति से बहने के कारण दक्षिणी भाग में कई धनुषाकार झीलें बन गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश के पड़ोसी देशों की संख्या अधिकतम है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, बी जर्मनी, सी कनाडा, डी चीन। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी चीन। चीन के पड़ोसी देशों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए 2004, बी 2008, सी 2014, डी 2016। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, इसको राष्ट्रीय नदी नवंबर 2008 में घोषित किया गया था। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ये उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में बहती है। गंगा भारत और बांग्लादेश में मिलकर 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तरांचल में हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में भारत के लगभग 1/4 भूक्षेत्र को प्रवाहित करती है। गंगा नदी को उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड भी कहा जाता है। गंगा नदी को वर्ष 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा काल को इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? हड़प्पा काल का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी धौलावीरा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी धौलावीरा। धौलावीरा हड़प्पा काल का ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा दोस्तों गुजरात में कच्छ प्रदेश के उत्तरी विभाग में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र और गोवा, बी केरल और तमिलनाडु, सी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक और केरल। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी केरल और तमिलनाडु राज्य पालघाट दर्रे से जुड़े हुए हैं। पालघाट दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक बड़ा दर्रा है। ये प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है।
जो केरल को तमिलनाडु और कर्नाटक से जोड़ता है। दोस्तों, ये दर्रा दक्षिण भारत के मध्य केरल राज्य में है। नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी उत्तर में है, अन्नामलाई दक्षिण के बीच ये स्थित है। दर्रा लगभग 32 किलोमीटर चौड़ा है और केरल तमिलनाडु सीमा पर स्थित है। केरल तमिलनाडु दोनों राज्यों के बीच ये दर्रा यातायात के लिए प्रमुख मार्ग की भूमिका भी निभाता है। पालघाट दर्रे से होकर गुजरने वाले राजमार्ग और रेल मार्ग केरल में पलक्कड़ को तमिलनाडु में कोयम्बटूर से जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों। दक्षिण पश्चिम मानसून तथा बंगाल की खाड़ी से उठने वाले तूफान इसी मार्ग से पर्वतीय क्षेत्र को पार करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। केरल और तमिलनाडु पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? ऑप्शन ए 11, बी 9, सी 10, डी 12। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 10। भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के बारे में संविधान में उपबंध किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। इसमें भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? ऑप्शन ए परमादेश, बी अधिकार परीक्षा, सी उत्प्रेषण, डी निषेध। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उत्प्रेषण। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। इसके तहत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार दिया गया है। दोस्तों, इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रिट निकालने की शक्ति दी गई है। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, 3 प्रतिषेध लेख, 4 उत्प्रेषण, 5 अधिकार परीक्षा। ठीक है। तो इसमें उत्प्रेषण है। उत्प्रेषण होता क्या है? उत्प्रेषण ये होता है कि इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को ये आदेश या निर्देश दिया जाता है कि वो अपने पास लंबित मुकदमों का न्याय निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेज दें। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि न्यायालय किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। किसके द्वारा देता है? उत्प्रेषण के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु अर्जुन देव, डी गुरु नानक देव। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गुरु नानक देव। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। इनके अनुयायी इन्हें गुरु नानक, बाबा नानक और नानक शाह नामों से भी जानते हैं या संबोधित करते हैं। गुरु नानक 20 अगस्त 1507 को सिखों के प्रथम गुरु बने थे। इस पद पर 22 सितंबर 1539 तक वो रहे। गुरु नानक देव की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? ऑप्शन ए इलाहाबाद बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी यूको बैंक, डी फेडरल बैंक लिमिटेड। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फेडरल बैंक लिमिटेड। फेडरल बैंक लिमिटेड निजी क्षेत्र का बैंक है।
ठीक है। सार्वजनिक बैंक वे सारे बैंक जिसका 50% से अधिक का हिस्सा सरकार का हो, जिस पर पूरा नियंत्रण आरबीआई करता हो, वे बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं। ठीक है। फेडरल बैंक लिमिटेड निजी बैंक है। इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, ये तीनों सार्वजनिक बैंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। ऑप्शन ए 128 ये अनुच्छेद दिए हैं, बी 198, सी 223, डी 249। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 249। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। ठीक है। इसमें कह रहा है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बनाता है। कौन सा अनुच्छेद सशक्त बनाता है राज्य सूची में शामिल किसी विषय के मामले में कानून बनाने के लिए? ऑप्शन डी 249। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें अनुसूची क्षेत्रों फिफ्थ शेड्यूल एरिया वाले राज्य कितने राज्य पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? ऑप्शन ए 7, बी 9, डी सी 10, डी 13। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 10। 10 राज्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत संवैधानिक प्रावधान के तहत अनुसूचित क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में पैरा 6(1) के अनुसार ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हो। एक राज्य के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों का विनिर्देश उस राज्य के राज्यपाल के संग साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति के एक अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। दोस्तों, वर्तमान में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए मानदंड क्या होता है? अनुसूचित क्षेत्र के तहत किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए मानदंड ये होता है कि जनजातीय आबादी की प्रधानता, क्षेत्र की सघनता और उचित आकार एक व्यवहार प्रशासनिक इकाई जैसे जिला, ब्लॉक, तालुका, पड़ोसी क्षेत्र की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन। तो 5वीं अनुसूची क्षेत्रों वाले कितने राज्य पंचायतों तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम? तो इसमें 10 ऐसे राज्य हैं जो 5वीं अनुसूची में एक अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? ऑप्शन ए इलाहाबाद बैंक, बी पंजाब नेशनल, सी यूको, डी फेडरल। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसमें फेडरल बैंक है दोस्तों, सार्वजनिक बैंक नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसमें, ये फेडरल बैंक सार्वजनिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों। इसमें 249 होगा, इसमें 10 है। भारतीय प्रायद्वीप तक फैला हुआ है। ऑप्शन ए अरब सागर, बी हिंद महासागर, सी हिमालय, डी पश्चिम बंगाल की खाड़ी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला है? हिंद महासागर तक फैला हुआ है। हिंद महासागर एशिया के दक्षिण में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच फैला हुआ है। दोस्तों, हिंद महासागर का अधिकांश भाग पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में आता है। इसके उत्तरी गोलार्ध में भारतीय उपमहाद्वीप है, दक्षिण में अंटार्कटिका, पश्चिम में अफ्रीका और पूरब में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया है।
हिंद महासागर, अंध महासागर और प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। हिंद महासागर का क्षेत्रफल 7.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। हिंद महासागर की औसत गहराई 4 किलोमीटर है। कहा जाता है कि इसका ये नाम आज से लगभग 1000 साल पहले उन अरब व्यापारियों ने दिया जो उस वक्त भारत से व्यापार करते थे। उस समय भारत के बंदरगाह बड़े उन्नत और विकसित थे। व्यापारी पश्चिम से मध्य पूर्व देश की ओर चीन तक व्यापार करते थे। ठीक है। हिंद महासागर युवा महासागर है। उसने केवल 3.6 करोड़ वर्ष पहले ही अपना वर्तमान रूप ग्रहण किया है। तो भारतीय उपमहाद्वीप तक फैला हुआ हिंद महासागर है। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ऑप्शन ए दीवार द्वीप गोवा, कुइवल द्वीप तमिलनाडु, सी मुनरो द्वीप केरल, डी माजुली असम। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी माजुली असम। माजुली एशिया में नदी के बीच सबसे बड़ा द्वीप है। गुवाहाटी से करीब 400 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र के बीच स्थित माजुली 1250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में हुआ है। इसके उत्तर में खेरकुटिया नदी द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, माजुली द्वीप नव वैष्णव संस्कृति का केंद्र रहा है। 15वीं सदी के आसपास इसे शुरू किया गया। माजुली की आबादी में असमिया की अन्य जाति और उपजाति जैसे कलिता, कोंच, नाथ, अहोम, चुटिया, मटक और ब्राह्मण भी हैं। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन आता भी रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान में हुई थी। ठीक है दोस्तों, वर्ष 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन में भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज नगर पंचायत से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन नगर निगम से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए 1947, बी 1951, सी 1953, डी 1957। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1951। साल 1951 में संसद ने पहला संशोधन किया था, जब राज्यसभा अस्तित्व में नहीं थी। उसके बाद अब तक संविधान को कई बार संविधान संशोधन करना पड़ा या किया गया। ठीक है, संविधान में ज़्यादातर 32 संशोधनों राज्य के मामले से संबंधित हैं। तो 1951 में भारत में सबसे पहले संविधान में संशोधन किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? ऑप्शन ए अनीमुडी, बी मिसपुलीमाला, सी मसीनागुड़ी, डी बागमोन। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनामुडी पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल से गुजरकर कन्याकुमारी में ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, केरल के प्रसिद्ध इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में अनीमुडी शिखर स्थित है। ठीक है,
पश्चिमी घाट अनाईमुडी शिखर पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। इस पर्वत शिखर की ऊंचाई लगभग 2700 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 2700 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है अनाईमुडी या अनामुडी। ठीक है, इसको अनाईमुडी भी कहीं कहीं लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष में कानून पारित किया था। ऑप्शन ए 1819, बी 1825, सी 1829, डी 1832। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1829। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए 1829 में कानून पारित किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले मद्रास के गवर्नर की हैसियत से भारत आए थे, लेकिन 1806 में बिल्लौर में सिपाही विद्रोह हो जाने के वजह से उन्हें वापस बुला लिया गया था। 21 वर्षों बाद फिर लॉर्ड हेम्सहेड द्वारा त्यागपत्र दे देने पर गवर्नर जनरल उन्हें नियुक्त किया गया। जुलाई 1828 में उन्होंने ये पद ग्रहण किया। ठीक है, और 1829 में बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए एक कानून पास किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई। कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत ऑप्शन ए लड़कियों के लिए रोजगारी के अवसर, बी लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता, सी लड़कियों के लिए खेल में भागीदारी के अवसर, डी लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक। कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक, बेटी के पैदा होने के बाद उसकी पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी कन्या सुमंगला योजना के तहत। कन्या सुमंगला योजना के लिए सरकार का 1200 करोड़ का खर्चा होगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है? ऑप्शन ए वृंदावन, बी मथुरा, सी द्वारिका, डी बरसाना। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बरसाना। राधा के जन्म स्थान के रूप में बरसाना को जाना जाता है। बरसाना कृष्ण की प्रेयसी राधा की जन्मस्थली है। इस स्थान को, जो एक बृहद पहाड़ी की तलहटी में बसा है, प्राचीन समय में ब्रहसानु कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उत्पाद को एग मार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है? ऑप्शन ए सोना, बी कोल्ड ड्रिंक्स, सी दलहन, डी इत्र। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दलहन। दोस्तों, एग मार्क एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। जिन उत्पादों पर एग मार्क लगा हो उनके बारे में आशा की जाती है कि वो उत्पाद कुछ निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं। ये मानक भारत सरकार विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित होते हैं। दोस्तों, एग मार्क का उपयोग कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 द्वारा लागू होता है। ठीक है, एग मार्क शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया गया था। ऑप्शन ए श्री नरेंद्र मोदी, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी श्री नरेंद्र तोमर, डी श्री राजनाथ सिंह। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया था। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था की देखरेख के लिए 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय बनाया गया। भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस को मनाने का कारण 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस NPRD 2010 से 24 अप्रैल को मनाया जा रहा है।
पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस याद रखेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया था 24 अप्रैल। ये डेट भी याद रखेंगे कि कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर निर्भर थी, किस पे निर्भर थी मौर्य अर्थव्यवस्था? ऑप्शन ए कृषि अर्थव्यवस्था, बी व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था, सी उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, डी युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि। ठीक है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था, पशुपालन, वाणिज्य, व्यापार पर आधारित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए कानपुर, बी वाराणसी, सी मथुरा, डी आगरा। बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है, किस शहर में आयोजित किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। बटेश्वर मेला आगरा के समीप बटेश्वर गांव में लगता है। इसे भवादर के काशी नाम से भी जाना जाता है। बटेश्वर का घाट आज भी कंस कगार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? ऑप्शन ए ग्वालियर के सिंधिया, बी अवध की बेगम हजरत महल, सी हैदराबाद के निज़ाम, डी भोपाल की सिकंदर बेगम। किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों की सहायता नहीं की या सहायता प्रदान नहीं की? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अवध की बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों की सहायता नहीं की थी। 1857 के विद्रोह में अवध की बेगम हजरत महल ने भाग लिया। उन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब की राजगद्दी पर बैठाकर शासन की बागडोर अपने हाथ में ली थी। बाद में गिरफ्तारी से बचने के लिए वो नेपाल चली गईं। ग्वालियर के सिंधिया, पटियाला हैदराबाद के निज़ाम, भोपाल की सिकंदर बेगम जैसी देशी रियासतों के राजाओं ने 1857 के दौरान या तो वो तटस्थ रहे या फिर अंग्रेज़ों का साथ दिया, लेकिन अवध की बेगम ने हजरत महल ने अंग्रेज़ों को सहायता नहीं प्रदान की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, बी गारो पहाड़ियाँ, सी मिकिर पहाड़ियाँ, डी शिलांग चोटी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शिलांग चोटी। शिलांग चोटी मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। मेघालय पठार में सबसे ऊंची चोटी शिलांग को कहते हैं, जिसकी कुल ऊंचाई 1966 मीटर है। ठीक है, यहाँ मुख्यतः खासी, जयंतिया, गारो आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, बी 13, सी 17, डी 26। कानून के समान सामने समता यानी कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और अनुच्छेद 13 क्या है? अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण वाली विधियां। ठीक है, अनुच्छेद 14 जो करेक्ट आंसर है इसको कहते हैं विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। और अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? ऑप्शन ए
भारत के प्रधानमंत्री, बी संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, सी भारत के राष्ट्रपति, डी भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, भारत का संविधान संघात्मक है। इसमें संघ तथा राज्यों के शासन से संबंध में प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है। दोस्तों, भारत के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 7वें संशोधन 1956 के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। तो किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी निम्न कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति जो है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारत के विरुद्ध थे। ऑप्शन ए मंद औद्योगिकरण, बी तीव्र औद्योगिकरण, सी औद्योगिकरण की ब्रिटिश पद्धति, डी औद्योगिकरण की अमेरिकी पद्धति। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी मंद औद्योगिकरण के समर्थक थे। इसके महात्मा गांधी समर्थक थे क्योंकि उनका मानना था भारत जैसे देश में तेजी से औद्योगिकरण से लोग, यानी तीव्र औद्योगिकरण से लोग अधिक मात्रा में बेरोजगार रहेंगे। मंद औद्योगिकरण से लोग रोजगार के अनुपात में अपने आप को ढालते चले जाएंगे, इसलिए वो मंद औद्योगिकरण के समर्थक थे, तीव्र औद्योगिकरण के विरोध में थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए कारेवास, बी भागीरथी, सी काठमांडू, डी अराकू। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अराकू। अराकू हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले में एक पर्वतीय स्थान है। ये घाटी पूर्वी घाट पर स्थित है और कई जनजातियों का निवास स्थान भी है। करेवास, भागीरथी, काठमांडू ये तीनों घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। अराकू स्थित नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए शारदा मुखर्जी, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी मार्गरेट अल्वा, डी सरोजनी नायडू। इसमें करेक्ट आंसर है स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सरोजनी नायडू दोस्तों हैदराबाद में पैदा हुई थी। ठीक है, 13 वर्ष की आयु में लेडी ऑफ द लेक नाम कविता की रचना की थी। 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन का अध्यक्ष भी उन्हें चुना गया था। स्वतंत्र भारत में वे उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी। किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली वो पहली महिला भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। विभिन्न राज्यों के राज्यपाल अनुच्छेद 161 के अनुसार सज़ा माफ़ करने या सज़ा में हेरफेर करने की शक्ति विभिन्न राज्यों के राज्यपालों को प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 161 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल को किसी अपराधी को क्षमा करने या उसकी सज़ा को कम करने, टालने, निलंबन करने की शक्ति दी गई है। याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 161 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, बी अलाउद्दीन खिलजी,
सी शेर शाह सूरी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शेर शाह सूरी। बिहार राज्य के सासाराम शहर में शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। ठीक है दोस्तों, शेर शाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था। उसने हुमायूं को परास्त किया था, दिल्ली में सूरवंश की स्थापना की थी। ठीक है, 1545 में कलिंजर अभियान के दौरान बारूद के ढेर में आग लगने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में झील के बीच में बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी कानपुर, डी प्रयागराज इलाहाबाद। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बड़ा इमामबाड़ा स्मारक लखनऊ में है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहर है दोस्तों। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। इसे आसिफुद्दौला ने बनवाया था। आसिफुद्दौला शुजाउद्दौला के बेटे थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शेर बलिया के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी चित्तू पांडे, डी मंगल पांडे। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चित्तू पांडे को शेर बलिया के नाम से जाना जाता था। चित्तू पांडे भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, उन्होंने 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे अपने आप को गांधीवादी मानते थे। ठीक है, शेर बलिया याद रखिएगा, चित्तू पांडे को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? ऑप्शन ए सिक्किम, ये दोस्तों सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम, बी पुणे, सी मद्रास अब चेन्नई, डी बॉम्बे या मुंबई। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला डाकघर बम्बई महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए कावेरी, बी ब्राह्मणी, सी बैगई, डी पेन्नार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पेन्नार। पेन्नार नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। पेन्नार नदी कर्नाटक में नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पापाधन और चित्रावली इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी केशव चंद्र सेन, डी स्वामी विवेकानंद। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। दोस्तों, राजा राम मोहन राय के उपदेशों का सार सर्वप्रथम संभाव था। ब्रह्मा समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे सती प्रथा, बहुपति विवाह, अस्पृश्यता, वेश्यागमन, जाति प्रथा, इन सबको समाप्त करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की। उनका ये उद्देश्य था। ठीक है, ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में हुई थी, राजा राम मोहन द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, खादर और भांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी हैं? ऑप्शन ए काली, बी जलोढ़, सी लाल, डी लैटेराइट। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जलोढ़। खादर और भांगर जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। इसमें खादर मिट्टी उपजाऊ होती है क्योंकि नदियों द्वारा लाए गए तत्व प्राप्त होते रहते हैं। बांगर मिट्टी एक प्रकार की पुरानी मिट्टी है जिसमें नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। ये मिट्टी कृषि के लिए उपजाऊ नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए बस्ती, बी मथुरा, सी वाराणसी, डी बांदा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वाराणसी। वाराणसी बनारस या काशी भी कहलाता है। वाराणसी दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य उत्तर मध्य भारत में गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। हिंदुओं के 7 पवित्र नगरों में से बनारस एक है। इसे मंदिरों और घाटों का नगर भी कहा जाता है। वाराणसी का पुराना नाम काशी है। वाराणसी विश्व का प्राचीनतम बसा हुआ शहर है। ये गंगा नदी के किनारे बसा है और हजारों साल से उत्तर भारत का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है। ठीक है दोस्तों, वाराणसी का नाम पुराणों, रामायण, महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में मिलता है। वेदों में भी काशी का उल्लेख है। संस्कृत पढ़ने प्राचीन काल से ही लोग वाराणसी आया करते थे। वाराणसी के घरानों की हिंदुस्तानी संगीत में अपनी एक शैली है। ठीक है, इसलिए भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बनारस को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है में स्थित है। ऑप्शन ए आगरा, बी मथुरा, सी सारनाथ, डी वृंदावन। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सारनाथ। अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर एक हाथी है, एक दौड़ता घोड़ा, एक सांड और एक शेर बना है। ये गोलाकार आधार खिले हुए उल्टे लटके कमल के रूप में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। ऑप्शन ए कामसूत्र, बी अभिज्ञान शकुंतलम, सी अर्थशास्त्र, डी मनु स्मृति। चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य महान ग्रंथ के कारण प्रसिद्ध हुए थे। वो कौन सा महान ग्रंथ है जो चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य ने लिखा था जिसकी वजह से वो बहुत प्रसिद्ध हुए थे? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है अर्थशास्त्र। दोस्तों, अर्थशास्त्र हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लिखित हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आचार्य कौटिल्य द्वारा रचित इस कृति को भारत का पहला राजनीति का ग्रंथ माना जाता है। इसमें लगभग 6000 श्लोकों वाले इस ग्रंथ से मौर्य काल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति को स्पष्ट किया गया है। धार्मिक, आर्थिक, राजनीति की जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में निम्न जाति वर्ग में सम्मिलित शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।